आज कहानी सुनाते हैं बीपीएससी 17th की। तो उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं एक सिंपल सी स्टूडेंट हूँ। मैंने ना किसी कोचिंग से पढ़ाई करी है, ना ही मेरा किसी पॉलिटिकल ग्रुप से रिलेशन है। और मेरा यहाँ जो भी कंसर्न है, जो भी फैक्ट है, वो न्यूज़पेपर, बीपीएससी के नोटिफिकेशन और अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। इसका बाकी किसी चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है। अब शुरू करते हैं बीपीएससी 17th की कहानी। तो इसका नोटिफिकेशन आने वाला होता है और सभी लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा सीट आने वाला है। इसीलिए सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे को कहते हैं कि अगर इस बार नहीं हुआ ना तो कभी नहीं होगा। और इसीलिए सब लोग बहुत जम थम के तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और सीट का जो घोषणा होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। पता चलता है कि हाँ, इतने सीट बढ़ रहे हैं, इतने सीट बढ़ रहे हैं। और फिर फाइनली नोटिफिकेशन आता है 28 सितंबर को कि 18 अक्टूबर से जो है 18 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाना है। और काफ़ी ज़्यादा सीट आई हुई होती है, स्पेशली एसडीएम और डीएसपी की। लेकिन हम लोग जब फॉर्म भरना शुरू करते हैं तो यहाँ आने लगता है बहुत सारा इशू। पहला इशू है ओटीआर इशू, वन टाइम रजिस्ट्रेशन इशू। तो जिन लोगों ने 69वीं में अपना ओटीआर नहीं कराया था, उन लोगों को मैसेज आता है जब वो रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं कि आपका नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। और जब वो लॉगिन करने जाते हैं तो कहा जाता है कि आपका नंबर रजिस्टर्ड ही नहीं है। फिर वो लोग बहुत ज़्यादा नंबर, ईमेल सब चेंज करके भी ट्राई करते हैं, लेकिन सबको लगभग यही प्रॉब्लम आते रहता है, ऐसा ही मैसेज आता है। फिर वो सभी बीपीएससी को मेल करते हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है। फिर फाइनली बहुत लोगों को जाके बीपीएससी ऑफिस में जाके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कराना पड़ा। ये एक इशू था ओटीआर का। उसके बाद आता है अपडेशन इशू। जिन्होंने 69वीं में अपना जो है ओटीआर बना लिया था, उनको उसमें अपडेट करना था। किन्हीं की शादी हो गई थी, कोई लोग माइग्रेट कर रहे थे और इस सब में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था। फिर फॉर्म फिलअप करने में भी फ़ोटो नहीं ले रहा है, कभी साइन नहीं ले रहा है, कभी कुछ नहीं ले रहा है और अलग-अलग जो प्रॉब्लम वो बता रहा है। और इस सब के बाद भी किसी का ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, तो वो सब लेने में भी टाइम लग रहा है। इस तरह से फॉर्म फिलअप करने का डेट जो है वो ख़त्म होने का है। बहुत सारा दिक्कत हुआ फॉर्म भरने में। और बहुत जगहों पे बाढ़ थी, इस वजह से भी लोग जो है मांग कर रहे थे कि कृपया डेट बढ़ाया जाए। और फिर डेट जो है वो बढ़ाया गया, बढ़ा के किया गया 4 नवंबर तक। और 29 तारीख को ये नोटिफिकेशन आता है कि आप फ़ोटो जो है वो लेंगे, साफ़ सुथरा होना चाहिए फ़ोटो। तो उसमें फिर जिन लोगों ने का नहीं हुआ था, उन लोगों को फिर एक एक्स्ट्रा टाइम दिया गया। 69वीं का अपडेशन के लिए भी एक कहा गया कि हाँ, अपडेट कर सकते हैं, परंतु सर्वर पे ये सारा चीज़ जो है ये बहुत दिक्कत दे रहा था, वो आसानी से नहीं हो रहा था। और लोग जो है वो काफ़ी ट्रैक कर रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे। लगातार 5 घंटा, 6 घंटा बैठ के फॉर्म फिलअप करना पड़ रहा था। और उनमें भी किन्हीं लोगों का जो है सर पीटी और सीडीपीओ 2 ऑप्शन थे। तो किन्हीं ने पीटी में नहीं मार पाए, किन्हीं ने सीडीपीओ में नहीं मार पाए और जिन्होंने दोनों में मार दिया उनका 1200 रुपये लग रहा है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा इश्यू हुआ फॉर्म फिलअप करने में, पर बच्चों ने वो सब कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आता है 4 तारीख का लास्ट डेट आ गया, लेकिन बहुत बच्चे जो वो अभी भी फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए थे। तो जब बहुत सारे बच्चे लास्ट डेट में फॉर्म फिलअप करने के लिए गए तो सर्वर जो है वो लो हो गया, स्लो हो गया और बहुत बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए, सर्वर डाउन हो गया। और जब इस बात के लिए डिमांड किया गया बीपीएससी से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है बेबुनियाद जो है ये आरोप है और बच्चे ही नॉन सीरियस हैं, वो ही फॉर्म भरना नहीं चाहते थे या जो भी। तो वहाँ पे भी बच्चों को टाइम नहीं दिया गया। ये बच्चों की पहली डिमांड थी, कृपया कुछ टाइम दिया जाए, क्योंकि बाढ़ का समय था, ईडब्ल्यूएस ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बना था, लास्ट टाइम में लोग कर रहे। और ये सिस्टम का दिक्कत था कि आपका सर्वर डाउन हुआ था, लेकिन इस मांग को खारिज कर दिया गया। खैर फॉर्म फिलअप होता है, उसके बाद एक नोटिफिकेशन आता है न्यूज़पेपर सब में भी कि जिले में 3 सेट प्रश्न पत्र आएंगे, 3 कलर के होंगे, ब्राउन, येलो और ब्लू। और एक जिले में किसी एक सेट से प्रश्न पत्र आयोजित किया जाएगा। इसका साफ मतलब बनता था कि नॉर्मलाइजेशन होगा। और इसके अगेंस्ट में बच्चे जो हैं वो 6 दिसंबर को प्रोटेस्ट करने के लिए जाते हैं नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट में। अब पूछेंगे नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें कि मतलब आयोग डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रश्न पत्र जो है वो मुश्किल है और कौन सा आसान है, क्योंकि अलग अलग बच्चों को अलग अलग प्रश्न पत्र मिलेगा और उसी के हिसाब से वो जो है डिसाइड करेंगे। लेकिन ये मैथ में पॉसिबल है। मैथ में आप डिजिट अलग अलग करके रखते हो तो आप वहाँ बता सकते हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ा ये भारी है, आसान है। पर जीके में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सब प्रश्न जो किसी के लिए कोई प्रश्न मुश्किल हो सकता है, कोई प्रश्न आसान हो सकता है, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकता। लेकिन मारपीट होने के बाद तब जो है 6 दिसंबर के शाम में वो नोटिफिकेशन निकालते हैं कि परीक्षा का आयोजन किसी एक सेट से कराया जाएगा। हालांकि वो ये नोटिफिकेशन जो है 5 दिसंबर को निकाल सकते थे, पर 5 को जब 6 को सारा मारपीट हो गया, सब बच्चे जो है घायल हो गए, उसके बाद ये नोटिफिकेशन निकाला गया।
तो जो बच्चे घायल थे उन्होंने डिमांड किया कृपया करके अब डेट बढ़ा दीजिए कम से कम 15 दिन 10 दिन, लेकिन उन्होंने ऐसा ज़रूरी नहीं समझा और एग्ज़ाम का डेट नहीं बढ़ाया और एडमिट कार्ड निकाल दिया। एडमिट कार्ड निकाल दिया 6 दिसंबर को और उस एडमिट कार्ड में उन्होंने बस डाला डिस्ट्रिक्ट कि आपका एग्ज़ाम किस डिस्ट्रिक्ट में होगा। उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा प्लेस पे होगा और उसके बाद कहा गया 10 दिसंबर को आया कि फ़ोटो जिसका फ़ोटो ख़राब है वो जाके किसी अधिकारी से जो है उस पे साइन करवाए। उन सब का प्रॉब्लम समझने के सॉल्व करने के बाद फिर आता है 10 दिसंबर को आपका वो कोड डिकोड होता है और वहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपका एग्ज़ैक्ट किस जगह पे पड़ा है। तो लोगों को पता चलता है कि उनका जो है वो बहुत अंदर गाँव में दे दिया गया है सेंटर, जहाँ पे जाने की व्यवस्था नहीं है और जहाँ पे गर्ल्स का होम सेंटर होता था, वहाँ पे गर्ल्स को जो है काफ़ी दूर-दूर भेजा गया। ररिया वाले को सारण, सिवान, इस तरह से काफ़ी दूर-दूर भेज के बच्चों का जो है एग्ज़ाम लिया गया ताकि लोग पहुँचने में ही परेशान हो जाएँ और पता नहीं इससे क्या ही मिलने वाला था। लेकिन जो भी इस तरह से जो है सबको बहुत दूर-दूर भेजा गया और साढ़े 9 बजे तक पहुँच जाना है आपको। आपका एग्ज़ाम जो है 11 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ये तय कर दिया गया। और आता है कि गया वालों का जो सेंटर है, जिसका डिस्ट्रिक्ट गया दिया गया है पर सेंटर कोड में नवादा लिखा हुआ है, वो ज़िला नवादा माना जाएगा और ये बात पता चलता है 10 दिसंबर को, जबकि एग्ज़ाम 13 दिसंबर को होना है। अब आप ही डिसाइड करिए कि आप कैसे जाएँगे और ऐसे बच्चों की संख्या 5000 थी। ये 5000 बच्चे ऐसे थे जिनका सेंटर पहले गया कहा गया और बाद में नवादा कहा गया। तो इस तरह से सभी बच्चे जो हैं किसी तरह एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे अब जो है पता चलता है प्रश्न पत्र का लेवल। प्रश्न पत्र का स्तर इतना अच्छा होता है कि वो आपके नॉलेज को कम और आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को ज़्यादा चेक करता है। आप बीच-बीच में खुद ही डाउट करने लगते हैं कि क्या हम बीपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए बैठे हैं? क्या सच में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है? कहीं इसमें कुछ घुमाया तो नहीं गया है? और इसमें आप काफ़ी ज़्यादा गलती करते हैं और सब बच्चों के लिए शॉकिंग बात होता है। लेकिन उसके बाद जब हम लोग घर आते हैं तो पता चलता है कि बापू परिसर में जो है वहाँ धाँधली हो गया है, कुछ मारपीट हो गया, जो भी अराजक तत्व आ गए हैं और इस वजह से वहाँ का एग्ज़ाम जो है वो कैंसल होगा। लेकिन आयोग पहले इस बात को मानती ही नहीं है। लेकिन बाद में जब सीसीटीवी फुटेज आता है तो उस सब के बाद जो है वो किसी तरह वहाँ के एग्ज़ाम को जो है कैंसल करने के लिए मान जाती है। अब लेकिन बात ये उठता है कि वहाँ का एग्ज़ाम यदि कैंसल होगा तो वहाँ पे सिर्फ़ री-एग्ज़ाम होगा या हर जगह पे? तो वो लोग का कहना है कि सिर्फ़ एक जगह री-एग्ज़ाम होगा। लेकिन हम लोग जो स्टार्टिंग ही प्रोटेस्ट इसी वजह से हुआ था कि नॉर्मलाइज़ेशन नहीं होगा। तो जब अगर दोनों जगह सेम लेवल के क्वेश्चन पेपर होंगे तो फिर कट ऑफ हाई जाएगा और कट ऑफ हाई जाएगा तो किन्हीं न किन्हीं बच्चे के साथ गलत होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप जो है सेम लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आप हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे, तो उन 12,000 बच्चों के साथ गलत होगा। तो आप ये डिसाइड कैसे करेंगे कि री-एग्ज़ाम किस बेसिस पे होना है? लेकिन चूँकि आयोग तो आयोग है, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ़ एक ही जगह पे री-एग्ज़ाम लिया जाएगा और फिर उनका उनसे भी मन नहीं भरा तो उन्होंने डेट निकाल दिया। जबकि 18 दिसंबर से यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है कि री-एग्ज़ाम होना चाहिए, पर उसी बीच उन्होंने डेट निकाल दिया कि 4 जनवरी को जो है वहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन बात ये उठता है कि बच्चों की 3 डिमांड थी। पहला तो सर्वर इश्यू जब खराब हुआ तब डेट बढ़ाने की डिमांड नहीं मानी गई। बच्चों को चोट लगी तब डेट बढ़ाने की डिमांड नहीं मानी गई और उसके बाद ये नॉर्मलाइज़ेशन जिसको कि रिज़ल्ट पता नहीं वो कैसे डिसाइड करेंगे, कट ऑफ वो कैसे निकालेंगे और कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतते हुए वो जो है सिर्फ़ अपनी मनमानी कर रहे हैं और जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस प्रोटेस्ट को वो गलत बता रहे हैं। यहाँ तक कि प्रूफ़ माँग रहे हैं कि प्रूफ़ दीजिए चीटिंग का। चीटिंग हुआ या नहीं हुआ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप एग्ज़ाम कैसे डिसाइड करेंगे? आप ये निर्णय कैसे ले पाएँगे कि किसका प्रश्न पत्र मुश्किल है और किसका आसान? और अगर आप ये निर्णय नहीं लेंगे तो आप नॉर्मलाइज़ेशन करेंगे और उसी के अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। इसीलिए सबका एक ही डिमांड है री-एग्ज़ाम होना ही चाहिए ताकि सबको सेम प्रश्न पत्र मिले, सबका सेम कैपेबिलिटी टेस्ट हो, उसके बाद फ़ेल हो, पास हो फ़र्क नहीं पड़ता। पर यहाँ तक फेयर एग्ज़ाम होना चाहिए और यही डिमांड है और ये जायज़ डिमांड है।